बाद में नहीं माने जाते अब। वो देखना पड़ेगा कौन से में क्या। तेलंगाना जैसे तेलंगाना राज्य बना तो ये संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं है अब। हाँ। सिक्किम सिक्किम तक, जब तक सिक्किम तक अपन राज्य शामिल करेंगे ना तब तक है। यानी 35 36, जो 35 और 36 वाला संविधान संशोधन है ना वहां तक है। जब तक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उससे, 10वीं और 2A आर्टिकल जोड़ा गया था। देखो मैं बताऊं, संविधान संशोधन माना कब जाएगा, जब या तो शेड्यूल जुड़े या आर्टिकल में कोई बदलाव हो। तो आर्टिकल में तो कोई बदलाव हो ही नहीं रहे, नंबर ऑफ आर्टिकल तो बढ़ ही नहीं रहे ना। अपन करते क्या है, या तो 2 बदलता है या 3 बदलता है। ठीक है। जिसका प्रोविजन अनुच्छेद 4 में पहले लिख दिया गया है कि अनुसूची 1 और 4 और अनुच्छेद 2 और 3, इनमें यदि किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होता है तो वो संविधान संशोधन के हिस्से नहीं होंगे। आप बोलोगे सर पहले वाले क्यों हो रहे थे। पहले वाले इसलिए हो रहे थे, जैसे मैं बताऊं, नागालैंड को शामिल किया तो नागालैंड पहले भारत में था ही नहीं, तो इसको शामिल करने के लिए संशोधन करना पड़ेगा ना, कुछ विशेष प्रावधान देने के बावजूद। सिक्किम को शामिल किया तो सिक्किम से 35वें शामिल किया, 36वें से दोबारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। तो ये कुछ विशेष बदलाव किए गए तब ये है। जैसे गोवा था, गोवा को शामिल किया 1961 में। ठीक है। अब 1961 में शामिल किया तो गोवा पहले राज्य था ही नहीं अपने पास, अब आया है तो वो तो संविधान संशोधन का हिस्सा होगा ना। अब जैसे मैं बताऊं, अभी ये मान लो कोई भी, मान लो बर्मा को भारत में शामिल कर लिया है, प्रशासनिक ढांचा अपने पास लेके आ गए हैं सारा का सारा, तो उसको कुछ ना कुछ विशेष प्रोविजन दिए जा रहे हैं, तो उसके तहत कोई ना कोई कैटेगरी उनको बनानी पड़ेगी। और वो कैटेगरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। चाहे 2A जोड़े, चाहे AB जोड़े, कुछ भी जोड़े, लेकिन करना पड़ेगा कुछ। इसलिए अब जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हुआ था तो वो हिस्सा नहीं है। ठीक है। झारखंड ये अलग हुए थे, छत्तीसगढ़ अलग हुए थे, इनका कोई संविधान संशोधन नहीं है। तेलंगाना कोई संविधान संशोधन नहीं है, क्योंकि पहले से ही अपनी टेरिटरी को तोड़ रहे हैं ये लोग। ठीक है। तो ये इसमें नहीं आएंगे, यहां तक लिख दिया था तुम लोगों ने। अब देखो, मैंने ये बात कल समझा दी थी आपको कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत में जो क्षेत्र शामिल होते हैं, कि जो तो भारत की जो बाउंड्री है, जो टेरिटरी है, वो कौन कौन सी हिस्से होंगे। ठीक है। तो वो है, जिसमें पहला क्या है, आपके सभी राज्य। राज्य ध्यान रखना, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, यूटी की बात नहीं कर रहा। कितने राज्य हैं आज के दिन, 28 राज्य हैं। वर्तमान में देखो, संघ के साथ इन शक्तियों का क्या क्या गया, बंटवारे के हिस्सेदार हैं। संघ के साथ शक्तियों के बंटवारे के हिस्सेदार हैं, अर्थात इनकी खुद की विधानसभा है। ठीक है। और दूसरा, इनके ऊपर कौन से कानून लागू होते हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची एंड राज्य सूची वाले प्रावधान इसके ऊपर क्या होंगे रे, लागू होंगे। ठीक है। राज्यों के ऊपर ये ध्यान रखना, अभी बोल रहा हूँ, स्टेट के ऊपर ही ये तीनों लिस्टेड अप्लाई होती हैं। यूटी के ऊपर अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यूटी में कुछ ना कुछ अधिकार ऑक्यूपाई कर लेती है। कौन कर लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेती है। एक, सिर्फ एक यूटी को छोड़ दो, कौन सी रे, दो को, जे और दिल्ली, क्योंकि इनकी खुद की विधानसभाएं हैं, इसलिए इनके पास क्या है, कुछ पावर है। इसी कारण इन्हें उपराज्य का दर्जा भी दिया हुआ है। ये यूटी नहीं है पूरी तरीके से, ये क्या है, उपराज्य हैं, सब स्टेट्स हैं ये। ठीक है। इसके बाद में यहाँ के जो प्रशासन होगा ना, प्रशासन तो पूरा का पूरा किसका होगा रे, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। ठीक है। इसके बाद में अन्य अधिकृत क्षेत्र जिनको भारत ने क्या कर लिया हो, ऑक्यूपाई कर लिया हो वक्त के साथ। ठीक है। ये भी लिख लिया था क्या आपने, लिख दिया था ये वाला। अब देखो, जो ऑक्यूपाई किए हुए क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। ऑक्यूपाई करने के लिए पहला कौन सा भाग होना चाहिए आपके पास, संप्रभु होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, संधि के अनुसार दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव एंड पुडुचेरी एंड सिक्किम, ये भारत के ऑक्यूपाई किए हुए क्षेत्र हैं। ठीक है। ये भी लिख दिया, ये रह गया। अब देखो, केंद्र किस प्रकार से किसी राज्य को तोड़ता है, उसके प्रोविजंस हैं। केंद्र किसी भी राज्य को विभाजित कर कर नए राज्य क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। ये उस संसद के पास क्या होती है, शक्ति होती है। दूसरा, किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। किसी राज्य में से उसका क्षेत्र अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों के को मिलाकर, अथवा राज्यों के भागों को मिलाकर, देखो मैं सारी बातें एक साथ लिख रहा हूं इसमें,
भाई राज्य में से उसका क्षेत्र अलग करके बना दिया, या क्या कर सकते हैं दो छोटे छोटे राज्य हैं दोनों को मिला के क्या कर दिया एक राज्य बना दिया, या क्या कर सकते हैं कि एक राज्य का थोड़ा सा भाग लिया, दूसरे राज्य का कुछ भाग लिया, एक नया राज्य का गठन कर दिया, या किसी राज्य क्षेत्र किसी भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना, ये निर्माण कर सकेगी। दूसरा, किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है और घटा सकती है। जैसे आने वाले टाइम में हरियाणा का क्षेत्र कहीं ना कहीं से बढ़ाया जाएगा, ये पक्की बात है, क्योंकि हरियाणा लगभग किस में चला गया है अब, एनसीआर के एरिया में चला गया है, इसलिए इसको नया क्षेत्र देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं से इसको क्षेत्र देंगे, चाहे राजस्थान से दें और चाहे यूपी से दें, देंगे दो ही से ही, क्योंकि एक साइड तो पंजाब बैठा है, दूसरी साइड कौन बैठा है, दिल्ली, तो वहां से तो क्षेत्र आना नहीं है, या तो आएगा आरजे से या किससे आएगा, अरे आपका यूपी से, कहीं ना कहीं से इनसे क्षेत्र आएगा। ये जहां तक मेरा जो अंदाजा है, जो अभी परिसीमन आयोग बैठेगा उस टाइम पे इनको दिए जाएंगे। ठीक है, तो किसी राज्य की सीमाओं में क्या कर सकेगी, परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्यों के नाम में क्या कर सकती है, वो परिवर्तन कर सकती है। जैसे 2011 में उड़ीसा का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, उड़ीसा का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था 2011 में, ओडिया, क्या कर दिया गया था, ओडिया। लिखो यहां तक, लिख दिया, लिखो जल्दी लिखो। अरे आजकल पानी वानी क्यों नहीं लाते ठंडा, कहाँ से लाएगा, ऊपर से, जा जल्दी भाग के जा। उनके पास कोई अधिकार नहीं है, कल मैंने नहीं बोला था। किस चीज का, कि हमें राज्य अलग करके दिया जाए, वो प्रस्ताव रख सकते हैं, लेकिन सरकार उसे माने ना माने उनकी मर्जी। मैंने क्या कहा था, सहमति दे ना दे, असहमति करे ना करे, पक्ष में बैठे विपक्ष में बैठे कोई तर्क दे, वो मानने बाध्यकारी नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है, तो वो सलाह सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति माने या ना माने, लेकिन एक प्रोविजन में उसको माननी पड़ेगी। यदि कोई संवैधानिक व्याख्या करनी है तब माननी माननी पड़ेगी, इसके अलावा कोई विधि का कानून है तो माननी पड़ेगी। लिख दिया रे।
लिख दिया। जो राज्यों के पुनर्गठन के संबंधित संसद की शक्ति है उसमें कौन सा क्या करेगा? मैंने कल बताया था कि सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति होता है, जो नए राज्य गठन के प्रस्ताव से संबंधित राज्य हैं उन्हें क्या भेजा जाएगा? ये प्रस्ताव भेजा जाएगा। उसके बाद में इस प्रस्ताव को ये राज्य या विधानसभा, विधानमंडल या विधानमंडलों के में पेश किया जाता है, जिसे निश्चित समय के भीतर दिया जाना चाहिए। जो मत है, जो उनका मत दिया जाएगा वो निश्चित समय के अंतर्गत आना चाहिए। और राज्य विधानमंडल की सहमति या असहमति के प्रस्ताव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वह समय सीमा में दे दिया गया हो। ये बात ध्यान रखना रे। ये चाहे विरोध करें या पक्ष में बैठे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा, नए राज्य गठन का प्रस्ताव या विधेयक सदैव राष्ट्रपति की जो पूर्व अनुमति होती है उसे क्या किया जाता है रे? पेश किया जाता है। पहले ही अनुमति मिल जाती है जिसे पेश करते हैं। जैसे धन विधेयक, जो धन विधेयक होते हैं ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होते हैं। आप चाहे इस लाइन के कोष्टक में एक शब्द लिख सकते हो, प्रभावित राज्य, इफेक्टिव स्टेट। कि जो राज्य प्रभावित हो रहे हैं उनकी विधानसभाओं में भेजा जाता है ये प्रपोजल। हरियाणा से लगे हुए जिलों से लेंगे और कहीं से ले लेंगे। अब जैसे मान लो बीच से उठा के जैसलमेर दे दिया, क्या काम आएगा? चूरू नहीं, नुकसान नहीं है हरियाणा में जाने से, फायदे हैं। फायदे ज्यादा है। ओबीसी आरक्षण में क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। दूसरा, सीधी नहर की सप्लाई हो जाएगी पानी की, जो डबल फायदा होगा। पढ़ाई में तो नुकसान होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, एचआर का जो हिस्ट्री है ना वो जीरो है। वहां के एग्जामों के क्वेश्चन उठा के देखना, वो वहां के मंत्रियों की लुगाइयों के नाम तक पूछ लेते हैं। वहां के एसआई के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि फलाने मंत्री की लुगाई का नाम क्या है। हिस्ट्री पूरी 70% है ही राजस्थान की। राजस्थान के बाद में महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र या कर्नाटक ले लो बस। और है कि इसकी इंडिया हिस्ट्री में आप राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ लो, 70% कवर हो जाएगी। हाँ जी। मरु प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं, सरकार उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। राजस्थान के दो टुकड़े, अरावली के उधर वाला बेल्ट और अरावली के इधर वाला बेल्ट। पूरा शेखावाटी, जोधपुर, जैसलमेर, ये वाला बेल्ट।
जोधपुर वालों की तो शुरू से ही मांग रही है इस चीज की। जोधपुर उन रियासतों में आती है जिन्होंने भारत में शामिल होने का विरोध किया था। वो 7 रियासतें, उनमें जोधपुर भी शामिल है। जोधपुर को क्या नाम है इसने, वल्लभ भाई पटेल थे ना, और ना वल्लभ भाई ने, क्या नाम था उनका, अरे पहले गृह मंत्री, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे ना। हाँ। तो इन्होंने, जैसे वहाँ का जो पोर्ट है ना, लाहौर पोर्ट, वो जोधपुर वालों को देने के वादा किया गया था कि हम वो दे देंगे आपको कार्य करने के लिए। तो इंडिया वालों ने कांडला पोर्ट दिया था कागजों में, बोला तुम लोग कांडला पोर्ट चला लेना, एक बार बस साइन कर दो तुम लोग। देखो रे, कुछ प्रस्ताव ऐसे होते हैं, एक लाइन समझना एक बार पहले ऊपर वाले, यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। कुछ प्रस्ताव ऐसे होते हैं जो लोकसभा में पेश होते हैं पहले, और कुछ प्रस्ताव ऐसे होते हैं जो राज्यसभा में पेश होते हैं। लेकिन यदि किसी राज्य को बनाने का प्रस्ताव है ना, इस सदन की किसी सदन के जो है, तो संसद है उसे किसी भी सदन में पेश करते हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। जैसे धन विधेयक है, केवल और केवल लोकसभा में पेश होगा और कहीं पेश नहीं होगा पहले। ठीक है। उसके ऊपर सारी पावर लगभग किसको है, लोकसभा को है। राज्यसभा की वहां पावर नाम मात्र की रहती है। ठीक है। इसे दोनों सदनों में साधारण बहुमत, साधारण बहुमत मैंने आपको समझाया था कि जितने परसेंट होते हैं उनका 50+1। ठीक है। यह प्रस्ताव हेतु संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है और राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। पुनर्विचार वाली कहानी समझ लो रे। पुनर्विचार के वही बिल आएंगे जो पूर्व अनुमति से पेश नहीं हुए हैं। जो पूर्वानुमति से पेश हो गए हैं ना, उनको राष्ट्रपति को लौटाने की कोई पावर नहीं है, उन्हें राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे। दूसरा फैक्ट, संसद अपने अनुसार भारत का जो मानचित्र उसका पुनः निर्धारण कर सकती है रे। आई साल मानचित्र जारी किए जाते हैं संसदों के द्वारा। ठीक है। जिसमें देख संसद, आपने यदि न्यूज सुनते हो तो कई राज्य ऐसे होते, कई देश ऐसे होते हैं जो पीओके का हिस्सा पाकिस्तान में दसा देते हैं, फिर अलग कर देते हैं उसको, फिर सरकार उनके ऊपर कंट्रोवर्सी पैदा करती है। तो ध्यान रखना, सरकार आई साल अपना मानचित्र जारी करती है, उसमें सीमांकन वो कैसे करेगी कैसे नहीं करेगी वो उनका हिस्सा है। वो सरकार जैसे चाहेगी, वो कल कह दे कि तिब्बत आज से हमारा हिस्सा है, तो फिर वे मान लेना है, कागजों में तो है। ठीक है। ऑक्यूपाई कब किया जाएगा वो बाद की बात है, लेकिन कागजों में वो हिस्सा मान सकते हैं। जैसे चाइना करता क्या है, चाइना ये तो करता है अपना मानचित्र बढ़ाते बढ़ाते पहले फिर ऑक्यूपाई करने पे आता है, पहले मानचित्र बढ़ाता है फिर ऑक्यूपाई करता है। जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश के कुछ बेल्ट उसने अपने हिस्से में दिखा दिए थे। ठीक है। तो सीधा सा काम है, पहले वो क्षेत्र बनाएगा, ठीक है, कि अगली बार मेरे को ये ऑक्यूपाई करना है, और उसके बाद में वहां ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा की जाती है जिससे वो ऑक्यूपाई करते हैं। दूसरा, संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता, क्षेत्रीय एकता जो रीजनल एकता है ना, जो यूनिटी है, उसको किसी प्रकार से संविधान ने संरक्षण नहीं दिया है। क्षेत्रीय एकता का अर्थ हो गया, जैसे राजस्थान है, जैसे हरियाणा है, जैसे यूपी है, जैसे एमपी है, तो ये नहीं है कि ये बन गए हैं तो इनको तोड़ा नहीं जाएगा, ये टूट सकते हैं, जैसे संसद चाहे वैसे टूट जाएंगे। तो क्षेत्रीय एकता या राज्य अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है कि जैसे राज्य बन गए थे जो 14+6 बने थे पहले, वो कि वो बने रहेंगे ना, कोई प्रस्ताव नहीं है। इसी कारण भारत विनाशी राज्यों का क्या है रे, अविनाशी संघ है, कि राज्य टूट सकते हैं लेकिन संघ कभी टूटेगा नहीं, संघ हमेशा बना रहेगा, यूनियन हमेशा बनी रहेगी। इसके बाद में अनुच्छेद 2 है,
जिसमें किसी बाह्य राज्य को भारत में शामिल करने के प्रोविजंस हैं। अनुच्छेद 3 है जिसमें किसी राज्य को क्या है, तोड़ने के प्रोविजंस हैं। और अनुच्छेद 4 आएगा जिसमें एक ही लाइन लिखी हुई आएगी कि अनुसूची 1 और 4 तथा अनुच्छेद 2 और 3 में हुए हुए बदलाव किसी प्रकार से संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अनुसूची 1 आपने पढ़ी थी तो उसमें राज्य, राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं और उनके न्यायिक क्षेत्र। और अनुसूची 4 में क्या था, राज्यसभा की सीटें। हाँ जी, सरकार चाहे तो बाहर निकाले, नहीं चाहे तो नहीं निकाले। सरकार यही तो चाहती है। 60 दिन नहीं, 30 दिन में यदि सदस्यता नहीं ली, प्रेजेंट होके शपथ, मैंने शपथ नहीं बढ़ाई थी, पहले उम्मीदवार बनते हैं तब शपथ लेते हैं, फिर सांसद बन जाते हैं तब शपथ लेते हैं, फिर मंत्री बनेगा तब शपथ लेगा। तो जैसे 9 तारीख को जब शपथ ली जाएगी प्रधानमंत्री की, तो उसी टाइम मेंबरों को भी शपथ दिलाई जाती है सदस्यता के लिए, या दिला दी होगी जहां तक। ठीक है, तो उस टाइम पे जब शपथ में यदि ये 30 दिन में प्रेजेंट नहीं हुए ना, तो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा, उपचुनाव हो जाएंगे। फिर यहाँ सरकार संशोधन करेगी, इसमें पक्का करेगी। जिनके ऊपर आतंकवादी गतिविधियों के आरोप लगे हुए होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकते। कुछ ना कुछ सरकार करेगी, क्योंकि अब्दुल रशीद का जीतना, अब्दुल रशीद को जानते हो, बारामूला वाला, हाँ, वो इससे भी खतरनाक आदमी है। वो तो कुछ बम ब्लास्ट का हिस्सा माना जाता है। हाँ, नहीं, मुकदमा तब होगा जब यूएनओ में वो मुद्दा दोनों देशों में से कोई रखे। अब कोई रख ही नहीं रहा। जैसे एक बात तो, चीन, हाँ, चाहे चीन है और चीन ने कोई ऑक्यूपाई क्षेत्र दिखा दिया भारत के, जैसे अरुणाचल प्रदेश दिखा दिया, अब भारत यूएनओ में पहुंचेगा तभी तो देगा। अब होता क्या है, यूएनओ में जाने के बाद में जिसकी बाउंड्री जहां तक बनी हुई होती है ना, फिर वो मुद्दा वहां से स्टेबल। अब जैसे पीओके में चले, वहां पीओके के लिए चले गए थे कि दोनों देशों की सेनाएं जहां आमने सामने वहां रुक जाओ, तभी तो ये पंगा हुआ था। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें होती हैं, तो दोनों देशों में कोई यूएनओ में जाएगा तभी तो कोई बात मानी जाएगी। उनको थोड़ी कोई बुझ आ रही है कि हाँ हमें ये करना है। उनके पास कोई मुद्दा रखा जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास कुछ मुद्दे जाएंगे तब वो संज्ञान लेगा। लेकिन उन्हें विवेकाधिकार की एक शक्ति भी है कि जैसे मान लो प्रशासन सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा, जैसे अभी गर्मी गर्मी चल रही थी, ज्यादा गर्मी है, सरकार ने कोई कार्य नहीं किया हो, तो हाई कोर्ट आदेश जारी कर सकता है कि आप प्रशासनिक ढांचा सुधारिए अपना। सेना लगा दे तो भारत अपनी सेना लगा देगा। तो भारत यदि वो युद्ध होता है तब वहां से सेना हटेगी ना, कि अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पे तो अपनी सेनाएं तो लगी हुई हैं, पहले उनको वहां तक लाना पड़ेगा ना। जैसे मान लो कुछ अरुणाचल, ओरिजिनल मानचित्र की बाउंड्री ये है, चीन ने कह दिया कि ये यहाँ तक का हिस्सा हमारा है, बीच वाला। अब अभी भारत की हिस्सा ही तो बताया है, भारत की सेनाएं तो अभी भी यहीं पे हैं। इन सेनाओं को इस बाउंड्री पे लाना पड़ेगा पहले। हाँ, यदि ये बाउंड्री तक ले आता है और फिर यूएनओ में जाते हैं, तो फिर यदि यूएनओ आदेश जारी कर देता है कि सेनाएं वहीं रुक जाएं, तब ये ऑक्यूपाई हो जाएगा चीन के द्वारा। विरोध किया था ना। अब वो ऐसे ही चलता रहता है, ये कंट्रोवर्सी है विदेश मंत्रालय की। हाँ, यह प्रस्ताव संसदीय किसी भी, ये दोबारा कैसे आया। अरे, संघ, सरकार राज्यों को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है, उसके पास ये पावर है। वो चाहे तो सारे स्टेट समाप्त कर सकती है, टोटल के टोटल।
ये उसके पास पावर है आज भी। लेकिन राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। कोई भी राज्य ऐसा बिल विधेयक नहीं पारित कर सकते जिसमें वो ये कह दें कि आज से हम संघ का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यदि ये पावर अब तक इनको दी होती तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये दो चीजें अपने स्टेट नहीं होते। यदि राज्य सरकारों के पास ये पावर होती कि वो संघ से अलग हो सकते हैं तो जेएंडके और पंजाब अपनी विधायिका में कभी तक ये काम कर चुके होते। ठीक है। हाँ, हाँ और भी हैं, लेकिन ये दो तो मेनली ओपनली रहते हैं ना। दूसरा, अमेरिकी संविधान है ना, वो क्षेत्रीय एकता व राज्य के अस्तित्व की गारंटी देता है। अर्थात अमेरिका अविनाशी राज्यों में क्या है रे, अविनाशी संघ है। उनके संविधान में दोनों बातें हैं कि राज्यों को किसी प्रकार से आप तोड़ नहीं सकते, जैसे राज्य स्टेब्लिश किए गए थे वैसे के वैसे बने रहेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 4 वही बात है कि पहली और चौथी अनुसूची में किए गए परिवर्तन को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, तथा अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत हुए परिवर्तनों को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखना रे। और क्यों नहीं माने जाएंगे ये मैंने आपको बता दिया कि कोई भारत का कोई अधिकृत क्षेत्र आएगा, कोई ऑक्यूपाइड क्षेत्र आएगा, तब तो संविधान संशोधन होगा। लेकिन यदि आंतरिक भागों को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, वो संविधान संशोधन के हिस्से नहीं होंगे। अब जैसे इसमें दो वाद है, एक तो बेरूबाड़ी तो मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, अब दोबारा आ जाएगा बेरूबाड़ी वाद 1960 में। ठीक है, तो उसमें जो बेरूबाड़ी जगह है वो बंगाल का हिस्सा थी, पश्चिम बंगाल का। वो किसको दिया गया था विवाद में, पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो उसके लिए संविधान संशोधन किया गया, कौन सा, नोवा। ठीक है, और अभी बीजेपी सरकार आने के बाद में 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में, जिसमें 111 एनक्लेव किसको दिए गए थे, बांग्ला को दिए गए थे। ठीक है, और 51 एनक्लेव उनसे लिए गए थे भारत में। ठीक है, और इनक्लेव वो हिस्से होते हैं जहां, जैसे मान लो ये कोई इनक्लेव है, इसके चारों ओर ये हिस्सा तो भारत का है, लेकिन इसके चारों ओर बाउंड्री किसकी लगती है रे, बांग्लादेश की लगती हो। ये इससे क्या कहलाते हैं, आपके इनक्लेव कहलाते हैं। तो ये विवाद आज का नहीं, ये विवाद बहुत पुराना है। कैसे मैं बताऊं आपको, 2007 से 8 के पुराना संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसका क्या किया था, विरोध कर दिया था कि नहीं ये नहीं देना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हमारा भारत का हिस्सा है, क्या करेंगे, फलान करेंगे। फिर उन्होंने आके संविधान संशोधन किया है, और 100वां संविधान संशोधन है जो 2015 में किया गया था, जिसमें 111 इनक्लेव दिए गए थे और 51 इनक्लेव लिए गए थे। वो चाहे वो जाना चाहे जहां जा सकते हैं। एक जगह ही मिलेगी, भारत की नागरिकता तुरंत की तुरंत खारिज हो जाएगी। भारत की सिटीजनशिप में एक ही प्रावधान है, यदि आपने कहीं दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली तो ये ऑटोमेटिक खारिज मान ली जाएगी, जबकि एक कंडीशन कि भारत युद्ध के दौर में नहीं होना चाहिए। यदि भारत युद्ध के दौर में हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जिसकी सिटीजनशिप खारिज करे या ना करे, वो उसके आधार पर है। बाकी आजकल प्रोविजंस बहुत हो गए हैं कि 10 साल रहिए, 11 साल रहिए, 7 साल रहिए। अब ये 2019 वाला सीए लागू होने के बाद में कुछ अलग धर्म वाइज हिंदू ईसाई को 5 साल का प्रोविजन दे दिया गया, बाकी सबके लिए 10 साल का प्रोविजन है। और उसमें भी वो इससे अफगानिस्तान बांग्लादेश उन्हीं के हिस्से होने चाहिए जो भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा औरों पे वो प्रोविजन लागू नहीं होते हैं। लिख दिया।
लिख दिया। ये आपका बेरूवाड़ी वाद है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत के राज्य क्षेत्र को कोई भी भाग संविधान संशोधन या बिना अन्य किसी देश को नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और वो संविधान संशोधन कौन सा किया गया रे, 1960 में। तो जो बेरुवाड़ी क्षेत्र था पश्चिम बंगाल का, वो किसको दे दिया गया था, पाकिस्तान को दे दिया गया था। इसके बाद में 69 में दोबारा सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाता है और उसमें ये कहता है कि सामान्य सीमा विवाद का अर्थ हो गया रे कि ये लाइन यहाँ से जानी चाहिए, ये लाइन यहाँ से जानी चाहिए, ये बता रहा हूँ। लेकिन उसमें किसी प्रकार का भाग आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। तो सामान्य सीमा विवादों को हल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसे मंत्रिमंडल के निर्णय पे हल किया जा सकता है, लेकिन इसमें राज्य क्षेत्र भूभाग की कमी नहीं होनी चाहिए, अर्थात भारतीय क्षेत्र को विदेश में देना शामिल नहीं है। यहां से ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 0.1% भी क्षेत्र किसी दूसरे देश को ट्रांसफर हो रहा है तो आपको विवाद क्या नाम है, संविधान संशोधन क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आप सीमांकन सही कर सकते हो अपना कि हाँ ये लाइन इधर से जानी चाहिए थी, ये हमारा क्षेत्र है, दोनों देशों में सहमति हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सीमा निर्धारण कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो जो ये नए नए मानचित्र जारी किए जाते हैं ना बार बार, ये इस मंत्रिमंडल के निर्णय पर जारी किए जाते हैं। जैसे लद्दाख का जो पेंगोंग झील है उसके पास वाले जो पॉइंट है, फिंगर 4, फिंगर 3, फिंगर 11। ठीक है। तो उसमें उन्हीं का विवाद चाइना के साथ ज्यादा बना हुआ है भारत का। तो भारत कई बार उनको विवाद अपने, फिंगर 4 था, फिंगर 4 का अब भारत ने जाके अधिग्रहण किया था, उससे पहले वो चाइना के पास थी। कौन कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं, संविधान रोक देगा। सरकारें करने में कुछ भी कर जाएंगी, लेकिन ये बैठा है ना बीच में। चाइना में जो राष्ट्रपति होता है वो सब कुछ है। रशिया में जो राष्ट्रपति है वो सब कुछ है। कौन सा बेरूबाड़ी है? पाकिस्तान? अरे 60 में कहाँ बांग्लादेश आया था, अब वर्तमान में है। हाँ वर्तमान में बांग्लादेश है, क्योंकि से 71 के बाद में शायद बांग्लादेश बन गया था। ठीक है। तो उसके बाद में है, लेकिन उस टाइम में तो पाकिस्तान का हिस्सा माना जाएगा ना बेरूबाड़ी बात। मैप में? हाँ नेम आर्टिकल 1। नेम सीमांकन, क्षेत्र का बढ़ाना घटाना सब।
हो गया रे। ऊपर वाला लिख देना, नीचे वाला शुरू करेंगे। सोवा संविधान संशोधन 2015, इसके तहत बांग्लादेश के साथ भू भाग का आदान प्रदान किया गया। भारत ने को भारत ने बांग्लादेश को 111 इनक्लेव तथा बांग्लादेश ने भारत को 51 इनक्लेव दिए थे। इनक्लेव यानी अंतः क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसके ऊपर चारों ओर बाउंड्री किसी दूसरे देश की हो। 4 राज्यों के भूभाग प्रभावित हुए थे इससे, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। जब ये आदान प्रदान किया गया था तो असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के जो भूभाग हैं वो प्रभावित हुए हुए हैं। और फिर हेडिंग लगा के छोड़ दो, भारत का एकीकरण या राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण। अरे अब देखो, भारत में दो तरीके के राज्य शामिल होने को तैयार थे, जिसमें एक आता है आपका ब्रिटिश भारत, ठीक है, और एक आती है आपकी रियासतें, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये वो क्षेत्र है जिसके ऊपर ब्रिटिश का गवर्नमेंट का डायरेक्ट शासन है, ठीक है। तो इसके पास एक ही भाग था कि आपको किस में शामिल होना है, अरे भारत में शामिल होना है। किस में शामिल होना है? भारत में। लेकिन जो रियासतें थी इनके ऊपर संधियां की हुई थी, और जो ही इनको संधियां थी तो भारत आजाद होने पे आया तो संधि खारिज कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और इनको 3 पावर दे दी। पहला, भारत में चले जाओ। दूसरा, पाकिस्तान में चले जाओ।
और तीसरा इंडिपेंडेंट हो जाओ, स्वतंत्र रहो। ठीक है, अब ये देने के कारण क्या हो गया, अरे विवाद पैदा हो गया। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि जो 3 रियासतें थी जिन्हें अलग तरीके से शामिल किया गया था, बाकी सबको बुला बुला के शामिल कर लिया गया था। 552 टोटल रियासतें हैं, जिनमें से 549 तो इजीली मान जाती हैं। 3 आती हैं, 3 में कौन कौन सी, एक आती है आपकी जम्मू कश्मीर, 2 नंबर पे आती है आपकी जूनागढ़, और 3 नंबर पे आती है हैदराबाद। इन 3 रियासतों को अलग तरीके से शामिल किया गया था। जैसे जे.एंड.के को, इसको शामिल किया गया अक्टूबर 1947। 1947 में जो राजा हरीश थे यहाँ पे, उनके उनके द्वारा एक विलय पत्र साइन किया गया, जिसमें इसे एक विशेष राज्य क्या दिया गया रे, दर्जा दिया गया। उसके तहत इसको शामिल किया गया। जूनागढ़, इसे शामिल किया जाता है फरवरी 1948। ठीक है, लेकिन यहाँ करवाया गया था जनमत संग्रह, और जब यहाँ जनमत संग्रह कराया गया था तो जो यहाँ का राजा था ना, वो भाग गया था पाकिस्तान। ठीक है, और लगभग रेशियो जनमत संग्रह किस में आया था, भारत में शामिल होने के में लाया था। अब देखो, एकमात्र ऐसी रियासत है, वो कौन सी, आपकी हैदराबाद, जिसे सैन्य कार्रवाई से आर्मी के द्वारा शामिल किया जाएगा, और ये शामिल होगी आपकी नवंबर 1948। नवंबर 1948। ठीक है, और ये ऑपरेशन पोलो के द्वारा क्या की थी रे, शामिल की गई थी। किसके द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ठीक है, तो ये 3 रियासतें हैं। देखो अभी तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो भारत का पहले से शासन है, जहां ब्रिटिश शासन है। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। तो उनमें से ये तो 11 प्रांत थे, ये तो ऑटोमेटिक ही आगे 552 रियासतों में 549 रियासतें शामिल हो गई थी। 3 बची आपकी, कौन कौन सी, जे.एंड.के, जूनागढ़ और हैदराबाद। जे.एंड.के को शामिल करते हैं अक्टूबर 1947 में विलय पत्र के द्वारा। ठीक है, और एक विशेष राज्य के प्रोविजंस के साथ। ठीक है, जूनागढ़ ये होती भी नहीं, इसकी एक कहानी है बढ़िया वाली जे.एंड.के की तो। ठीक है, जे.एंड.के की कहानी, अब मैं कहानी सुनाने आ गया तो क्या आगे वाली क्लास नहीं चलेगी। एक कंजर जाति पाई जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, अपने जैसे बिंजारे नहीं होते, वैसे वहां कंजर पाए जाते हैं। और वो ऐसे आदमी हैं कि उनको मार काट करने में कोई बड़ा खेल नहीं लगता, उन्हें लगता है जैसे सब्जी काट रहे हैं। ठीक है, हाँ रियल में वो उनको लगभग ये कहा जाता है कि 25 से 3,000 कंजरों को पाकिस्तान से एंटर करवाया जाता है। ठीक है, एंटर करवाते टाइम अब देखो होता क्या है, आप लोग तो जे.एंड.के गए भी नहीं हो, जब कभी जाना मिले तो देखना। आपको थोड़ा सा इसका मानचित्र समझाऊं। जैसे मान लो रे एक बात, ये आपका श्रीनगर है। ठीक है, श्रीनगर से आप इधर होते हुए सोपुर होके जाओगे ना, तो यहाँ आपका बारामूला है। ठीक है, और बारामूला से जो ही आप इस साइड जाओगे तो ये इस साइड उड़ी बेल्ट है। ठीक है, इसके बाद वाले आगे बॉर्डर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है, इस उड़ी उस टाइम की बात बता रहा हूं जब 1947 के आसपास की बातें हैं। तब यहाँ जो झेलम नदी क्रॉस करती है ना, अब देखो झेलम आती कैसे, झेलम ऐसे आती है रे, बारामूला से होती हुई, बारामूला के टच होती हुई निकलेगी सिटी के अंदर से। ठीक है, और उसके बाद में ये ऐसे क्रॉस करेगी। समझ रहे हो कि उड़ी को और बारामूला को क्या कर देती है, आपस में तोड़ती है ये। तो यहाँ एक पुल का कार्य किया जाता है रे, यहाँ एक पुल होता है। ठीक है, उस टाइम पे 1947 में, तो जब इस साइड से अटैक किया गया था ना, तो ध्यान रखना, जो राजा हरीश की इतनी सेना नहीं हुआ करती थी कि वो इस युद्ध को जीत जाए। ठीक है, भारतीय उस टाइम पे इसको किसी प्रकार का समर्थन एक बार देना नहीं चाहते थे, जब तक विलय पत्र पे साइन नहीं हो जाए, अन्यथा युद्ध माना जाएगा वो। ठीक है, होता क्या है कि ये भारत के पास अपनी सेनाओं को, सेनाएं भेजने का लिए अनुरोध करता है, लेकिन भारत अपनी सेनाएं नहीं भेजता है। सेनाएं नहीं भेजता है तो क्या करता है, यहाँ का जो सेनापति था ना, वो उठ के यहाँ आ गया रे, और इसने इस पुल को तोड़ दिया था। ठीक है, अब इस जो पाकिस्तान के आर्मी के जो ड्रेस में जो जाति आई थी, उसको यहां तक आने में, इस पुल को बनाने में 3 दिन एक्स्ट्रा लग गए। 3 दिन यहां लग गए। दूसरा, जब वो लोग बारामूला पहुंचे ना, जो उन्होंने बारामूला ऑक्यूपाई किया, तो बारामूला वो क्षेत्र है कश्मीर का जहां श्रीनगर के बाद में सर्वाधिक जनसंख्या है रे। ठीक है, तो इस बेल्ट में इन्होंने इतनी मारकाट की कि 2 दिन मारकाट ही करते रहे, आगे बढ़े ही नहीं।
जो बूढ़े लोग अभी भी उस टाइम के जिंदा है ना, वो एक बात कहते हैं कि वो मंजर था कि ये समझ में नहीं आता कि करें क्या। आप क्या सोचते हो, रेप औरतों के हुए थे वहां, आदमियों तक नहीं छोड़ा गया था, आदमियों तक नहीं छोड़ा गया था। कोई आदमी मिला ना, पहले रेप किया गया फिर काटा गया। यहां तक के हालात हुए हुए वहां। ठीक है, ये जो 5 दिन है ना, 3 दिन ये, 2 ये 5 दिन, जब वो लोग भारत की आर्मी ने, सेना ने साइन किया, तो कभी जेएंड के घूमना जाना हो ना, तो श्रीनगर के बाहर से एक बाईपास निकल रहा है, इस बाईपास तक तो वो पहुंचे हुए हैं। यहां आके भारतीय सेनाओं ने अपना अधिग्रहण किया था। ठीक है, इसके बाद में इनको खदेड़ते हुए यहां तक निकाल के, और उड़ी से आगे है ना, यहां तक लेके आ गए थे। ठीक है, अब ये आगे वाला ये बेल्ट है ना, इतना ये रह गया था। ये लगभग 26,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। हाँ, जवाहरलाल नेहरू यूएनओ चले गए थे, तो उन्होंने क्या कह दिया कि यूएनओ ने आदेश जारी कर दिया, जिस देश की सेनाएं जहां है वहीं रुक जाएं। ठीक है, कहा जाता है कि सेना का ये अनुरोध था कि 2 दिन का टाइम दे, 2 दिन में ये पूरा निपटा देंगे हम लोग, लेकिन वो यूएनओ चले गए शांति सम्मेलन के हिसाब से, इसलिए थोड़ी सी ये कंट्रोवर्सी। ये लगभग ये कहा जाता है कि 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ऑफिशियल डेटा नहीं है, ऑफिशियल सरकार के पास देखना पड़ेगा कितना क्या है। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है रे। हाँ, तो ये हो गई आपकी जे जूनागढ़ और हैदराबाद। इसके बाद में अपने पास राज्य, ये बताओ रे कि कौन कौन सो को भारत ने और शामिल किया है। ये तो वो राज्य हैं जो ब्रिटिश के थे, इसके अलावा भी तो भारत ने राज्य शामिल किए हैं। 1954, 1961, 1954 में देखो रे, चंद्रनगर, यमन, पुडुचेरी, करेकाल और माहे, ये वो हाँ, वो देश नहीं है, बेल्ट है अपना यहीं। ठीक है, चंद्रनगर, यमन, पुडुचेरी, करेकाल और माहे, इन क्षेत्रों को फ्रांसीसियों से अलग कराया गया है रे। इसके ऊपर किनका शासन था, फ्रांसीसियों का शासन था, तो इनसे ऑक्यूपाई किया गया। ये यहां से 1954 में क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। देखना, छोड़ रहे हैं, छोड़े हैं, राजतंत्र अभी भी स्टेब्लिश है वहां, छोड़िए फ्रांसीसी चले गए हैं, भारत में अभी शामिल नहीं है, बस भारत ने ऑक्यूपाई किए हैं। ठीक है, यहीं एक साथ में और अलग हुआ था, वो हुआ था आपका दादर नागर हवेली। लेकिन दादर नागर हवेली के ऊपर है ना, फ्रांसीसियों का शासन नहीं था रे, पुर्तगालियों का था। किनका शासन था रे, पुर्तगालियों का। और 1961 में गोवा और दमन दीव, इनको किससे अलग कराया गया था रे, पुर्तगालियों से। तो अभी तक तो अलग कराने की बात है, चंद्रनगर, यमन, पुडुचेरी, करेकाल और माहे, इनसे ये किसके शासन में आते थे, फ्रांसीसियों के। यहां से कब अलग किया गया, 1954 में। ठीक है, दादर नगर हवेली पे शासन किसका था, पुर्तगाली में, लेकिन दादर नगर हवेली को अलग कब करा लिया गया है, 54 में अलग करा लिया गया है। और गोवा और दमन दीव, ठीक है, इनको अलग कब कराया गया आपका, 1961 में। अब होंगे संविधान संशोधन, 10वां, 12वां और 14वां। ठीक है, 10वां संविधान संशोधन किस लिए किया गया था, जो ये पुडुचेरी है ना, पुडुचेरी, इसे यूटी घोषित किया गया था। अब तक ये हिस्से अब आएंगे, ये भारत के हिस्से में 10वां होगा, और इसमें पुडुचेरी को, जो पहले, अब तो पुडुचेरी बोलते हैं, पहले क्या थी ये, पांडिचेरी। ठीक है, पुडुचेरी को क्या कर दिया गया रे, यूटी बना दिया गया। क्या बना दिया गया, यूटी। इसके बाद में 12वां, आपके ये दोनों, गोवा और दमन दीव, दोनों को क्या बनाया गया, यूटी। किसको, गोवा को और दमन दीव को। अब ऊपर वाले रह गए सारे के सारे। ठीक है, ऊपर वालों में कहानी देखो रे, क्या कहानी हुई है। जो ये चंद्रनगर है ना, ये वो तुम सोचते हो ये कहाँ है आज के दिन, ये चंद्रनगर तो बंगाल को दे दिया गया। किससे, 14वें से, कि भाई बंगाल वालों तुम ये रखो अपने पास। यमन, करेकाल, माहे, एक चीज गलत लिखी गई, यहाँ पुडुचेरी नहीं आएगी, दादर नागर हवेली आएगी। ठीक है, यहाँ पुडुचेरी नहीं है, 10वीं में दादर नागर हवेली है।
यमन, करेकाल, माहे। माहे तो आज भी आपको एक बात बताऊं केरल के पास है रे, बहुत सुंदर जगह मानी जाती है। यमन, करेकाल, माहे और पुडुचेरी, इनको एक साथ मिला के क्या कर दिया गया, यूटी कर दिया गया। अब आप एक देखना पुडुचेरी को ढूंढने देखना, पुडुचेरी आपको अलग अलग जगह मिलती है, आधी इधर आधी इधर आधी इधर आधी इधर, चार भागों में बटी हुई है। तो इन चारों को क्षेत्रों को यमन, करेकाल, माहे, कभी घूमने जाने हो तो माहे जरूर जाना है, बहुत बेहतरीन जगह मानी जाती है। ठीक है, और पुडुचेरी, इनको आपस में क्या बना दिया गया, यूटी एक साथ मिलाया गया, और एक साथ मिलाया क्या कर दिया गया, यूटी कर दिया गया। अब देखो ना यहाँ से क्वेश्चन कौन से आते हैं। एक तो आपको ये संविधान संशोधन याद रखने हैं, और ये कब कब है, एक 1960 में, 61 में, 62 दोनों के दोनों। ठीक है, 61, 62। देखो एक चीज ध्यान रखो, 54 में अलग कराओ, 61 में किसको अलग करा दो, इसको गोवा और दमन दीव को। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इनके ऊपर शासन किसका था, तो ऊपर वाले जो हैं ये पांचों के पांचों एक साथ, इन पे तो कौन है, फ्रांसीसी है, और नीचे वाले तीनों पे कौन है, दादर नगर हवेली, दमन दीव एंड गोवा। देखो रे ये है भी एक, यदि कायदे से देखोगे तो ये तीनों पास पास में ही है, मानचित्र में देखना ये तीनों पास पास में ही है। ठीक है, तो इनके ऊपर किसका शासन है, पुर्तगालियों का। पुर्तगाली तो इसको छोड़ना ही नहीं चाहते थे किसी भी कंडीशन में, इसको नहीं, इसको दमन दीव को। दमन दीव गुजरात के सटा हुआ वो बेल्ट है, कभी आपका जाना होना तो ध्यान रखना, इतना बेहतरीन बेल्ट माना जाता है दोनों तरीकों से, सुरक्षा के मामले में भी और सुंदरता के मामले में भी। टूरिस्ट के मामले में एक नंबर का काम है। यदि आपको गोवा की फीलिंग लेनी हो तो आपको दमन दीव में मिल जाएगी, यदि यहाँ अपना ज्यादा लग रहा है तो यहाँ अपना कम में काम हो जाता है। ठीक है, तो ये वो सिस्टम है। दूसरा, ये संविधान संशोधन आपको याद करने ये बहुत आएंगे रे, 10वां, 12वां, 14वां, 13वां आएगा नागालैंड के लिए। ठीक है, इसके बाद में 35 और 36 किसके लिए आएंगे, सिक्किम के लिए। ठीक है, सिक्किम के ऊपर देखो, जब सिक्किम को शामिल किया गया था तब चोंग्योल का शासन था रे, किसका शासन था, चोंग्योल। चोंग्योल का शासन हुआ करता था, और इस चोंग्योल ने रक्षित राज्य का दर्जा लिया था। रक्षित राज्य का दर्जा वो होता है जिसमें लोकतंत्र के साथ राजतंत्र चलता हो। ठीक है, जिसमें इसने विदेश, संचार और जो आपका आर्मी वाला पोर्शन होता है वो तो भारत को दे दिया, बाकी के बाकी सारे किसके पास रख लिए, अपने पास। फिर यहाँ जनमत संग्रह किया जाएगा, जनमत संग्रह में जनता ने क्या कहा कि हम किस में जाना चाहते हैं पूरी तरीके से, भारत में। तो फिर 36वां संविधान संशोधन होगा और उसको किस में शामिल कर देंगे, पूरी तरीके से भारत में शामिल कर देंगे। ये अपना एकीकरण है, यहां तक पूरा भारत बन गया है। अब भारत दोबारा टूटेगा, फिर धरा आयोग आएगा, जेवीपी जो आपकी जेवीपी समिति है वो आएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या नाम है, राज्य पुनर्गठन आयोग आएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग 1954 में स्टेब्लिश होगा, 56 में क्या आएगी, उसकी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद में जब इसने कहा था कि 16 राज्य और 6 यूटी बनाओ, ठीक है, और इसके अलावा सारे खारिज कर दो, तो फिर 14 राज्य और 6 यूटी बनाए जाएंगे। ठीक है, तो वो हो जाएंगे। आगे 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 वाली कहानी बाद में करेंगे, रुकना। देखो रे, एकीकरण में रियासतों के पास 3 विकल्प थे, जो 3 विकल्प थे उसमें विलय, कि भारत में विलय हो जाए, पाकिस्तान में विलय हो जाए, या क्या रह रहे स्वतंत्र रहे, इसकी बात मैंने अभी कर ली। 552 में से 549 रियासतों ने क्या कर दी थी, 3 बची हुई हैं, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, जिसमें अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया गया। यहाँ के शासक हरि सिंह ने विलय पत्र पे क्या कर दिए थे रे, हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। इसके बाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल संडे है और सोमवार को मैं आऊंगा नहीं, तो 2 दिन का गैप आ जाएगा, तो इसलिए आप पहले लिखना है इसको। हाँ, फरवरी 1948 जूनागढ़ में भारत को विलय किया गया, जहां जनमत संग्रह किया गया, और जनमत संग्रह किसके पक्ष में आया था रे, भारत के पक्ष में आया गया था। ठीक है, दूसरा देखो कई बार ये क्वेश्चन आते हैं रे कि वह रियासत बताइए जो जनमत संग्रह शामिल की गई थी, तो कौन सी आती है, जूनागढ़। वह रियासत बताइए जो सैन्य कार्रवाई से शामिल की गई थी एकमात्र, वो कौन सी आपकी, हैदराबाद। ठीक है, तो नवंबर 1948 हैदराबाद रियासत को विलय भारत में पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा क्या किया गया था, शामिल किया गया था। 54 में चंदननगर, यमन, पुडुचेरी, करेकाल और मायो को फ्रांसीसियों से मुक्त कराया गया, तथा दादर नगर हवेली को किससे मुक्त कराया गया रे, पुर्तगालियों से। ठीक है, दूसरा 1961 में गोवा, दमन दीव को पुर्तगालियों से क्या किया गया, मुक्त किया गया। अब आएंगे संविधान संशोधन, यह आपका 10वां, दादर नगर हवेली को भारत में क्या किया गया, विलय किया गया, और तथा इसे क्या बना दिया गया रे, यूटी बना दिया गया। बनेंगे सारे यूटी, राज्य कोई नहीं बनेगा अब तक। ठीक है, 10वां, इसके बाद में 12वां।
12वें में गोवा और दमन दीव को भारत में विलय किया गया तथा क्या बना दिया गया रे, यूटी बना दिया गया। और 14वें में चंदन नगर, पुडुचेरी, यमन, करेकाल, माहे को भारत में मिलाया गया है पहले तो, और फिर चंदन नगर तो किसको दे दिया गया, बंगाल वालों को दे दिया गया, और शेष 4 को मिलाकर क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। चाहे आप मानचित्र देखना कभी, मानचित्र में आप देखोगे ना तो ये आपको चारों अलग अलग जगह मिलेंगे रे, पुडुचेरी, यमन, करेकाल और माहे। ये आपको 2 इस साइड मिलेंगे नीचे की साइड, और 2 इस साइड मिलेंगे आपको, दोनों अलग अलग जगह मिलेंगे आपको। दूसरा सिक्किम, सिक्किम में किसका शासन है, चोंग्योल का। सिक्किम ने पहले किसका राज्य, कौन से राज्य का दर्जा दिया गया, रक्षित राज्य। रक्षित राज्य का अर्थ होता है लोकतंत्र के साथ राजतंत्र, ठीक है। और सिक्किम ने अपने 3 विषय किसको दे दिए थे, भारत को। रक्षा वाला, आर्मी वाला पोर्शन भारत को दे दिया था इस टाइम पे, विदेश दे दिया गया, और उसके बाद में क्या दे दिया गया, संचार। 35 और 36 में आपको 10वीं अनुसूची में पहले ही पढ़ा के आया हूं, और ये दोबारा आ गए हैं। पैंतीसवां, इस संशोधन से सिक्किम के साथ संबंधों को और मजबूत किया गया। सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा देंगे यहाँ पे 35वें के तहत। और अनुसूची, अनुच्छेद 2A और 10वीं अनुसूची क्या की गई थी रे, जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची सबसे पहले सिक्किम के लिए जोड़ी जाएगी, उसके बाद में कौन आएगा, 53 से 53, कौन सा, 53 संविधान संशोधन। दसवीं अनुसूची दोबारा ला के आए थे 53 से, दल बदल कानून। कालांतर में सिक्किम में जनमत संग्रह करा जाएगा, और सिक्किम की जनता को क्या कर, भारत में विलय के पक्ष में क्या किया था रे, मतदान किया था। और 36वें के तहत सिक्किम को पूरी तरह से भारत में विलय कर दिया गया, और अनुच्छेद 2 और 10वीं अनुसूची को वापस क्या कर देंगे रे, हटा देंगे, ठीक है। तो ये आपकी हो गई यहाँ तक, यहाँ तक का काम आप करके लाओगे। सोमवार को मेरी छुट्टी रहेगी, ठीक है। कल नहीं होगी, अगले संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी।